हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 28 नवंबर। 28 नवंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आए हैं, उन सभी को कॉम्प्रहेंसिवली एनालाइज करेंगे। तो आज के दिन के यानी कि 28 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड ये डिस्कशन काफ़ी होलिस्टिक होगा, तो इसके अलावा आपको और कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की, लेकिन बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ज़रूर से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि यहीं पे हम आपको सारी अपडेट्स देते हैं, ठीक है। सारे शॉर्ट्स वगैरह जो भी आपको 1 मिनट में आप जिससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह के शॉर्ट्स जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करना, ये सब चीज़ें जो है हम इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं। एंड टेलीग्राम जो है इसको भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट यू कैन गेट ऑल द पीडीएफ फॉर द रिविजन पर्पस। बात करते हैं आगे। 182 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो दिस अ बिग अलर्ट कि भाई अलर्ट हो जाओ, कहीं ऐसा फेस हमें ना बनाना पड़े यूपीएससी के दिन पे। ओके, चलिए। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। महात्मा गांधी जी का कोट है और गांधी जी कह रहे हैं, तो समझ सकते हो कितनी सही सटीक बात है। तो देखो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि प्रेजेंट में जो आप करते हो ना, वही चीज आपको फ्यूचर में फल देती है। कर्मा थ्योरी पढ़ा ही होगा आपने कभी ना कभी, ठीक है। तो कर्मा थ्योरी भी यही कहती है कि जो हम आज करते हैं उसका फल हम कल भुगतते हैं। तो अच्छा करोगे, अपने लिए अपने ड्रीम की तरफ काम करने की कोशिश करोगे, अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करोगे, तब जाके आपको कल अपना ड्रीम रियलाइज होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी चूक छोड़ दी, या फिर कोई भी जगह थी जहाँ पे आप कर सकते थे मेहनत छोड़ दी, तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा कल को। ओके, तो कोशिश करो हर दिन, हर डे जो हो ऐसा स्पेंड करो जैसे कि आप ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हो, और उतनी मेहनत करो जो कि एक आईएएस ऑफिसर करता है। ओके, चलिए। पहला आज का आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग साइंस इन टेक, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द आर्टिकल टॉक्स अबाउट 5G एंड द एयरक्राफ्ट सेफ्टी। ओके, तो न्यूज ये है कि एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए एसओपीज बनाए गए हैं इन द 5G टेक्नोलॉजी। अब ये क्या लेना देना है इसका, समझते हैं, एक एक करके चीजों को अनफोल्ड करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी क्या है? तो देखो, मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, और ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है मोबाइल नेटवर्किंग की। और ये जो है, इसके पहले 1G 2G 3G 4G आ चुके हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें वर्चुअली हर कोई किसी से कनेक्ट कर सकता है, मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इस पे काम कर पाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पे काम कर पाएगा। साथ में इसकी स्पीड जो है ना बहुत स्ट्रांग रहती है, 20 Gbps स्पीड रहती है, डाटा ट्रांसफर हो सकता है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है मोस्ट केसेस में। मैक्सिमम इंटरनेट डाटा स्पीड 4G में 1 Gbps है, ठीक है। आप लोग 4G अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 1 Gbps जो है इसकी डाटा स्पीड रहती है, लेकिन 5G में 20 टाइम्स हो जाती है। ओके, और फ्रीक्वेंसी बैंड भी हाई होता है। तो ये तो हो गई 5G। अब देखो, 1G से 5G के बीच में जो हमने ट्रांजिशन किया उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन किए। 1G आया था 1980s के दौरान, और यहाँ पे जो थी मैक्सिमम डाटा रेट 10 Kbps से भी कम था। फिर आया 2G। 2G में बहुत बढ़िया हो गया, 64 Kbps हो गया, लेकिन अभी भी बहुत कम था। इसमें वॉइस एंड टेक्स्ट आप कर सकते थे, कवरेज ज़्यादा था, ठीक है। 3G आया। 3G में हमने देखा मोबाइल ब्रॉडबैंड आ गया, वॉइस डाटा इंटरनेट आ गया फोन्स पे, टैबलेट्स पे। इसके साथ इसका जो मैक्सिमम डाटा रेट है वो 2 Mbps हो गया। देन आया 4G। 4G पे हमने देखा कि हमको हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगा स्मार्टफोन्स पे। साथ में हमने देखा कि स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग इसके थ्रू कर सकते हैं, एंड इसकी लेटेंसी जो थी वो कम हो गई। लेटेंसी मतलब यहाँ से मैंने मैसेज भेजा, यहाँ पे रिसीव हुआ, इसके बीच में कितना टाइम गैप लगा, वो होती है लेटेंसी। तो लेटेंसी कम हो गई और मैक्सिमम डाटा रेट भी बढ़ गया, 450 मेगा एमबीपीएस का हो गया, ठीक है। फिर आया 5G। 5G जो कि अभी सबसे लेटेस्ट है। इसमें आप देखते हो कि ब्रॉडबैंड हर जगह आपको एक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, बहुत अच्छा तेज़ी से फ़ोन चलेगा आपका। रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, ड्रोन्स, स्मार्ट ऑटोनोमस व्हीकल्स, 3D वीडियो कॉल्स, होलोग्राम, सब कुछ पॉसिबल है इस पे। और 1 Gbps से भी ज़्यादा का डाटा रेट है, 1 माइक्रो सेकेंड से भी कम की लेटेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये 5G और एयरप्लेन्स का क्या नाटक है ये समझते हैं। तो पहली चीज़ तो देखो कि ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। ये है एयरप्लेन्स, ठीक है। इन एयरप्लेन्स पे लगा होता है एक अल्टीमीटर।
अल्टीमीटर। ओके, ये अल्टीमीटर क्या करता है, अल्टी का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड से लिया गया ये वर्ड, ठीक है। अल्टीमीटर जो है एल्टीट्यूड का पता लगाता है कि जैसे ये जो प्लेन है यहाँ से शुरुआत करी इस प्लेन ने, ठीक है, और बीच फ्लाइट में यहाँ पहुंच गया, और जब लैंड करना है तो वापस से इसको नीचे उतरना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइम्स पे इसका सरफेस से कितनी हाइट पे ये है ये पता लगाता है ये अल्टीमीटर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का पता लगाता है उस एयरक्राफ्ट के। ओके, और ये अल्टीमीटर जो है ये 4.2 गीगाहर्ट्ज से 4.4 गीगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड, इसका यूज करता है काम करने के लिए। तो रेडियो अल्टीमीटर्स जो है 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज को यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ओके, लेकिन अभी आया 5G। 5G जो आया, यूएस का जो 5G आया, यूएसए के 5G टेलीकॉम को या 5G टेक्नोलॉजी को, जो टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं उनको भी एक स्पेक्ट्रम की जरूरत थी। अब टेलीकॉम सेक्टर के लोगों ने बोला हमें भी स्पेक्ट्रम की जरूरत है, तो हमें भी 5G के लिए स्पेक्ट्रम अलोकेट किया जाए। तो अलोकेट किया गया इनको 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम इनको मिला। अब देखो यहाँ पे बफर जोन जो है ना, सेपरेशन गार्ड वाला जो जोन है 3.98 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज तक, तो ये बहुत कम है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ये 5G नेटवर्क जो है, आपको पता है 5G नेटवर्क ज्यादा पावर यूज करेंगे देन द अल्टीमीटर। ओके, तो ये 5G नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएंगे और यही सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर समाने लगेंगे, इंटरफेयर करने लगेंगे। तो ये 5G नेटवर्क से अल्टीमीटर की वर्किंग में इंटरफेयर करने लगेगा, और हो सकता है कि जो प्लेन्स है, प्लेन्स का अल्टीमीटर काम करना बंद कर दे, और इसके चक्कर में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स एंड क्रैशेस हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना प्लेन को या पायलट को कि हम कितनी दूरी पे हैं सरफेस से। तो हो सकता है कि वो बस लैंड ही करने वाला हो, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितनी दूरी पे है सरफेस से, तो हो सकता है क्रैश हो जाए प्लेन, ठीक है। तो ये इशू है। तो यहाँ पे यूएस में बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है एविएशन इंडस्ट्री से फॉर द 5G सेक्टर। ओके, तो एविएशन इंडस्ट्री नहीं चाह रही है कि 5G सेक्टर को, 5G जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसको इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को अलोकेट किया जाए। ओके, अब 5G तो भैया हाई बैंड पे ही काम करेगी, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे ही काम करेगी। तो ये जो बैंड है इसको सी बैंड कहते हैं, ठीक है, सी बैंड। अलग अलग नाम है अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स के, ये सी बैंड में काम करता है और इसके लिए यहाँ पे इंटरफेरेंस के बहुत चांसेस हैं। ओके, तो देखो ये हायर द फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम फास्टर द सर्विस। तो हर कोई 5G टेलीकॉम कंपनी यही चाहेगी कि हमारी सर्विस सबसे फास्ट हो, तो इसके लिए ये मांगेंगे हायर स्पेक्ट्रम। अब हायर स्पेक्ट्रम मांगेंगे अगर ये, तो यहाँ पे ये हायर स्पेक्ट्रम और अल्टीमीटर का स्पेक्ट्रम एक सा हो जाएगा, और उसके कारण ट्रैफिक और बढ़ेगा। इस ट्रैफिक के बढ़ने के कारण और ज्यादा अल्टीमीटर में जो प्रॉब्लम आएंगी, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएंगी, और केओस आ सकता है, डिसऑर्डर आ सकता है। तो जो सी बैंड स्पेक्ट्रम है वहां पे 3.7 एंड 4.2 गीगाहर्ट्ज के अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलती है। ओके, और ये सी बैंड ही यूज होने वाला है 5G के लिए। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि इंडिया में जो ये बीच की गैप है ना, बफर जोन जो है ना, उसको बढ़ा दिया गया है। कैसे, यहाँ पे देखो 3.7 से 3.98 है ना, यहाँ पे यूएस में यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर द 5G। इंडिया में ने बोला गया कि भाई नहीं, हम इतना नहीं यूज करेंगे, हम तो यहाँ पे और कम 3.2 से 3.6 हम यूज करेंगे, तो और बढ़ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी कि इतना पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो बफर बैंड हो जाएगा, बफर या सेपरेशन बैंड हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा ट्रैफिक कम होगा तो इंटरफेरेंस भी कम होगा, ठीक है। मुद्दा तो ये है। अब इसके लिए एविएशन सेक्टर जो था वो भी डर रहा था इंडिया में, क्योंकि यूएस में ऐसा हो चुका है। यूएस में लगभग 84 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन आ चुका है बिकॉज ऑफ द 5G सेक्टर, 5G टेलीकॉम सेक्टर के कारण ये डिस्ट्रप्शन आ चुका है, जिसके कारण हजारों लोगों की जान जो थी वो खतरे में आ गई थी। तो ऐसे में इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स भेजना यूएस में बंद कर दिया था बीच में। ओके, तो ये चीज़ इंडिया वालों को भी डर लग रहा है कि हम भी 5G अलोकेशन कर चुके हैं, हमारे यहाँ पे भी 5G आने वाला है प्रॉपर तरीके से अगस्त 2023 तक, और इसके लिए एविएशन सेक्टर डर रहा है कि कहीं हमारे प्लेन्स भी इस तरह से डिस्टर्ब होने लगे तो एक एसओपी, एक स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल रखे गए हैं, ठीक है, कि 5G नेटवर्क जो है वो कैसे काम करेगा। तो ये कहा गया है कि जो 5G एयरवेव जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसको दूर रखा जाएगा फ्लाइट से,
उसको दूर रखा जाएगा, जो एयरप्लेन हैं या एयरपोर्ट्स हैं उनसे दूर रखा जाएगा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को। और दूसरी चीज, जितने भी यहाँ पे एयरलाइन है वो सब अपने अल्टीमीटर को अपग्रेड करेंगे। ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो 5G टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो मिड सी बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अल्टीमीटर्स जो हैं और 5G बैंड जो है ये दोनों ही मिड सी बैंड को यूज करने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बीच में बफर जोन है ना वो ज्यादा रहेगा, तो उतनी दिक्कत आएगी नहीं। और उसी के लिए अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, एसओपी तैयार कर रहे हैं। ओके, तो ये था पूरा हमारा पहला आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं, बिहार का हर घर गंगाजल स्कीम फॉर राजगिर गया रीजन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको पता है कि बिहार से गंगा निकलती है, गंगा रिवर निकलती है, और ये गंगा रिवर मानसून के दौरान काफी उफान पे रहती है, इसमें फ्लडिंग हो रही होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, बिहार की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो रीजन वाटर डेफिसिट रीजन है, जैसे राजगिर हो गया, गया रीजन हो गया, पटना हो गया, बोध गया हो गया, ये सारे रीजन्स जो हैं ये वाटर डेफिसिट रीजन्स हैं। और इन वाटर डेफिसिट रीजन्स को हम यहाँ पे गंगा का जो सरप्लस पानी है, गंगा का जो सरप्लस वाटर है जिसके कारण यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, उस सरप्लस वाटर को इन एरियाज में पहुंचाएंगे, सो दैट इन एरियाज को भी प्रॉपर पानी मिल पाए और यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग भी ना हो। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर ने पहला लॉन्च किया है, पहला फेज हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट का। ओके, और ये जो स्कीम है इसमें आप देखोगे कि गंगा जो मॉनसून के दौरान फ्लडिंग सीजन रहता है उस टाइम पे फ्लडिंग ना होकर ये जो पानी है पाइप्ड तरीके से राजगिर गया और बोध गया तक पहुंचेगा। ओके, और यहाँ पे जो हर घर गंगाजल स्कीम है ये जल जीवन मिशन का ही अंदर, जल जीवन मिशन के ही अंतर्गत आती है। यहाँ पे जल जीवन हरियाली स्कीम एक है, उसके अंतर्गत ही आती है। ओके, इसके साथ देखोगे आप, ये सारी जो है ना ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, राजगीर गया, बोध गया। तो आपको पता होगा कि राजगीर जो था वो मगध जो था, मगध मगध हमारा वन ऑफ द एंशियंट किंगडम था, उससे रिलेटेड है राजगीर। ठीक है, इसके अलावा गया, बोध गया जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड हैं ये सारे रीजन्स जो हैं, लेकिन ये वाटर डेफिसिट हैं, तो इनका प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए वाटर की जरूरत है, और ऐसे में ये वाटर यहाँ से यूज किया जा रहा है। ठीक है, गंगा जल के फॉर्म में। ऑल राइट, और इसमें ये कहा गया है कि एस्टिमेट्स ये हैं कि 135 लीटर्स अबाउट, हर बेनिफिशियरी जो है 135 लीटर्स ऑफ वाटर उसको मिलेगा, 2 लार्ज बकेट्स जितना। ठीक है, हर दिन, फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। ओके। अच्छा, इसके अलावा हैंडपंप्स जो है हमने देखा कि इस रीजन में ड्राई हो रहे हैं और बहुत ज्यादा वाटर डेफिसिट रीजन है, तो दो ट्विन बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है। एक तो ये सारे रीजन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, और दूसरा गंगा का जो एक्सेस पानी है, जो फ्लडिंग होती है वो पानी जो है उनको मिल पाएगा ये रीजन्स को। ओके, और ये प्रोजेक्ट को लिफ्ट स्टोर टेम ट्रीट सप्लाई सिस्टम कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की टेक्निक्स, यहाँ पे इस तरह के स्टेप्स यूज किए जाएंगे। ओके, अब देखो हर घर गंगा जल वाला जो स्कीम है उसमें आप देख सकते हो कि ये पूरी स्कीम जो है यहाँ पे समझाई जा रही है कि क्या क्या इसके एम है। पहला एम है कि फ्लड्स ना हो और ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस को भी हम निपटा लें, एड्रेस कर लें। इसके अलावा 135 लीटर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन मिलेगा हर दिन। साथ में वाटर सप्लाई हो पाएगा थ्रू अ पाइपलाइन। ओके, एंड इसका एक इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए बाय 2051। तो सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, एम्स बताए हुए हैं। होगा कैसे, तो ये देखो यहाँ पे ये है रिवर। ठीक है, ये रिवर का जो भी फ्लड वाटर है इसको जमा किया जाएगा, यहाँ पे पंप्ड किया जाएगा यहाँ पे, और तीनों के रिजर्वायर्स तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इन ट्रीटमेंट प्लांट से होता हुआ ये पानी जो है इस पाइपलाइन के थ्रू घरों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, राजगिर गया एंड बोध गया में। ओके। अच्छा, बात करें गंगा की, तो गंगा जो है 5 प्रयाग से बनी है, पंच प्रयाग इसको बोलते हैं। इसमें 6 रिवर्स अलग अलग आके मिलती हैं, 5 प्रयाग बनाती हैं, उसके बाद से गंगा का उद्गम होता है, गंगा ओरिजिनेट होती है। ओके, तो देखो ये है सबसे पहले बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से निकली है रिवर अलकनंदा। ओके, बद्रीनाथ से निकली है रिवर अलकनंदा। ये रिवर अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो यहाँ पे बनाती है विष्णु प्रयाग। फिर यही रिवर अलकनंदा जब नंदाकिनी रिवर से मिलती है तो बनाती है नंद प्रयाग। फिर यही रिवर अलकनंदा जब पिंडर गंगा से मिलती है तो बनाती है कर्ण प्रयाग। फिर यही अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है, मंदाकिनी जो केदारनाथ से आ रही है, इस मंदाकिनी से मिलती है तो बनाती है रुद्रप्रयाग। और गंगोत्री से निकलने वाली जो भगीरथी रिवर है, ये भगीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो बनाती है देवप्रयाग। और इसके बाद यहाँ पे से गंगा निकलती है, यहाँ तक ही अलकनंदा कहलाती है ये रिवर। ठीक है, ये ब्लू वाली, उसके बाद ये गंगा कहलाती है। ठीक है, तो याद रखना ये 5 प्रयागों के बारे में, विष्णु, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग।
ओके। आपने देखे भी होंगे कई सारे फोटोज जहाँ पे एक जो है रिवर, मंदाकिनी रिवर जो है वो नीली सी रिवर, सॉरी नीली नहीं, ग्रीन सी रिवर होती है, और एक साइड पे आ रही है अलकनंदा जो अलग कलर की है। ये दोनों अलग अलग कलर्स में यहाँ तक हैं, और जैसे ही साथ में मिलती हैं आगे जाके तो यहाँ पे एक कलर की हो जाती है। इस तरह से आपने कुछ वीडियोस विजुअल्स भी देखे होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है इंडिया फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी टू कम अप इन साउथ त्रिपुरा। तो इंडिया की पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी आ रही है साउथ त्रिपुरा में। कौन लेकर आ रहा है? तो वर्ल्ड बुद्धिस्ट पॉप एसोसिएशन जो है साउथ कोरिया की, वो लेकर आ रही है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, इंडिया में। ओके, और ये जो है नवंबर 29 से आ रही है यहाँ पे, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है वो इसको लेकर आ रही है, इसने बताया है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है इंडिया में आ रहा है, और इसके लिए बहुत सभी लोगों ने यहाँ पे इन बुद्धिस्ट पीपल को और इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को बधाई दी है। ठीक है, तो इंडियन कल्चर से कनेक्ट कर सकते हो। बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो क्या कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म के इंडियन कल्चर में रहे हैं? पहली चीज तो अहिंसा का कंसेप्ट आया है हमारे देश में। ठीक है, अहिंसा का कंसेप्ट आया है इंडियन कल्चर में फ्रॉम दिस बुद्धिज्म ओनली। ओके, इसके बाद आज तक भी हमारे देश का एक चेरिश्ड वैल्यू बना हुआ है। साथ में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बुद्धिज्म ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जैसे सांची, बरहुत, गया, ये सब क्या है? ये यहाँ पे बड़े बड़े स्तूपास बने हुए हैं जो बुद्धिज्म की ही देन है। देन यहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। यहाँ पे हमारे इन तीन यूनिवर्सिटी ने ही इंडिया को एक एजुकेशन हब का टाइटल दिलवाया था। ठीक है, एजुकेशन हब का, और ये भी बुद्धिज्म की ही देन है। इसके अलावा लैंग्वेज मिली हमको पाली, और कई सारी छोटी छोटी अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस भी हमको मिली बुद्धिज्म के कारण। साथ में हमारा ही ये इंडियन कल्चर है जो हमारे इंडिया की ही सॉफ्ट पावर के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया टू। तो साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज तक हमारा ये सॉफ्ट पावर के फॉर्म में पहुंच रहा है बुद्धिज्म। ओके, अच्छा, इसमें कुछ चीजें बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है, जो कि हैं चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है ना, मगध का जो कैपिटल था राजगृह, उसमें हुई थी ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 400 बीसी में, जब अजात शत्रु ने ये पेट्रोनेज किया था। शत्रु जो थे, ये किंग थे, उनके पेट्रोनेज के अंतर्गत ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। प्रेसिडेंसी थी इनकी महाकश्यपा के पास में, और यहाँ पे ये बोला गया था द बुद्धिस्ट कैनन एज इट एग्जिस्ट टुडे वाज सेटल्ड एट दिस काउंसिल। तो इसी काउंसिल में ये बुद्धिस्ट कैनन की बात हुई थी कि कैसे कैसे बुद्धिज्म आगे जाएगा, और कैसे ओरल ट्रेडिशन के थ्रू इसको आगे बढ़ाया जाएगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ओरल कॉन्वर्जेशन के थ्रू जाएगा। सेकेंड काउंसिल आई यहाँ पे 383 बीसी में, वैशाली में हुई सेकेंड जो काउंसिल थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, अंडर द पैट्रनोज ऑफ कालाशोक। इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे सबाकामी, और ये कहा गया यहाँ पे पहली बार महासंघी का स्कूल बना, महासंघी का स्कूल जो था वो बना, और इसके अलावा स्थिरवादिन और थिरावादिन ये लोग बने। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस बने बुद्धिज्म में। थर्ड काउंसिल आई पाटलिपुत्र में 250 बीसी में, अशोक के टाइम पे। अशोक के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्सा, और यहाँ पे बोला गया कि अब कोई बंटवारा नहीं होगा, बुद्धिज्म का अभिधम्म पिटक यहाँ पे बनाया गया। ओके, और इसके अलावा आई फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई 72 एडी में, कनिष्क जो कुषाण रूलर थे उनके अंतर्गत, वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे, और बुद्धिज्म जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, महायान और हीनयान। ओके, तो ये चारों काउंसिल्स के बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। देन देखो बुद्धिस्ट साइट्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हो सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया, नालंदा, कुशीनगर, मोस्टली ये बिहार वाले रीजन में ही है। ओके, तो इसीलिए बिहार वाले रीजन को बहुत ज्यादा, बिहार वाला रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिज्म के लिए। ओके, इसके अलावा तक्षशिला है, बामियान है अफगानिस्तान का। इसके साथ में यहाँ देखो तो यहाँ सिरपुर है ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी है उड़ीसा में, अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है, साथ में सांची है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में भी कई सारी आप देखते हो, बाघ केव्स, अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ला, ये सब केव्स के बारे में भी हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। बस एक छोटा सा टॉपिक है जो द हिंदू के पहले पेज पे ही आया था, जो आपको बताना था कि इस बार के रिपब्लिक डे पे, यानी कि 2023 के रिपब्लिक डे पे, हमारे देश के जो पूरी यहाँ पे प्रॉपर हमारी सेलिब्रेशन होती है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, उसमें इनवाइट किया गया एज अ चीफ गेस्ट इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी को। ओके, इसके पहले देखो 2021 और 2022 में किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि कोविड था तो बहुत डिस्ट्रप्शंस थे, तो उतना किसी को इनवाइट किया नहीं गया। 2020 में ब्राजील के प्रेसिडेंट
जैर बोल्सोनारो आए थे। 2019 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे रामाफोसा। 2018 में 10 स्टेट जो एशियन कंट्रीज हैं उनके 10 हेड ऑफ स्टेट्स आए थे। 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस आए थे और 2016 में फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे। तो याद रखना ये थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी, ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो 2023 के रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में इजिप्ट के प्रेसिडेंट शामिल होने वाले हैं और इससे क्या होगा, इंडिया और इजिप्ट के जो संबंध हैं वो भी और अच्छे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बीच में काफ़ी अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे इजिप्ट में भी बहुत पुरानी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, हमारे यहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। पीपल टू पीपल टाइज हमारे स्ट्रांग हैं, ठीक है। और हमारा देश 75th एनिवर्सरी भी मना रहा है, 75th इंडिपेंडेंस डे भी मना रहा है। साथ में हम 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी मना रहे हैं विथ इजिप्ट। ओके, साथ में आप देखते हो इंडिया एशिया फोरम भी है जिसमें, सॉरी, इंडिया अफ्रीका फोरम भी है जिसमें इंडिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए काम कर रहा है। ओके, साथ में नाम जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें भी इंडिया और इजिप्ट वर बोथ ऑफ देम वर द फाउंडिंग मेंबर्स इन 1950s। इंडिया जो है इजिप्ट में ग्रीन एनर्जी, क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए भी काम कर रहा है। ओके, और साथ में इजिप्ट जो है, इजिप्ट के साथ में कई और सारे कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, यूएई है, मॉरिशियस है, नाइजीरिया है, बहुत सारी कंट्रीज को G20 समिट में भी, यहाँ पे इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ गई है ना G20 की, तो इसमें भी इनवाइट किया गया है, हालांकि ये सब जो है G20 के मेंबर्स नहीं है। ओके, तो याद रखना थोड़ा सा कि 2023 में इजिप्ट के सीसी आ रहे हैं, इससे पहले 2020 में जो थे ब्राजील के बोल्सोनारो आए थे। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है दैट इज एन एडिटोरियल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, ऑफेंडर वर्सेस ऑफेंस। बात हो रही है यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस लॉ की। ओके, आप सभी को पता है कि इंडिया में एक जुवेनाइल जस्टिस लॉ है जिसमें बेसिकली अगर कोई पर्सन 18 नहीं 16 ईयर्स से कम का है, ठीक है, पहले ये 18 ईयर हुआ करता था, अब इसको 16 कर दिया गया है। तो अगर कोई पर्सन 16 ईयर्स से कम एज का है और उसने कोई क्राइम किया है तो उसको यहाँ पे एज एन अडल्ट ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसको एज एन अडल्ट नहीं माना जाएगा और उसको एज अ बच्चा ही माना जाएगा, एज अ जुवेनाइल माना जाएगा और उसका रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा, करेक्शन के लिए काम किया जाएगा। ओके, यहाँ पे इस एडिटोरियल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि जुवेनाइल ही है, ठीक है, इससे 16 ईयर्स से कम का ही है, लेकिन इतना हीनस, इतना दर्दनाक इस पर्सन ने काम किया है, इतना खराब क्राइम किया है कि इसकी सजा तो इसको मिलनी चाहिए और ये इस तरह का हीनस क्राइम करने के लिए कम से कम जुवेनाइल के पास इतनी समझ होनी चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तभी वो ये क्राइम कर रहा है। ओके, और अगर उसको ये समझ है तो फिर वो जुवेनाइल की तरह हम क्यों ट्रीट करें उसको। तो गवर्नेंस पॉलिटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया, ठीक है, नवंबर 16 को ही, काथुआ रेप मर्डर केस में, ठीक है। काथुआ रेप मर्डर केस में एक बच्ची का यहाँ पे बहुत ही बेदर्दी के साथ रेप हुआ और इसमें कुछ जुवेनाइल्स भी इंक्लूडेड थे। ओके, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के जो रेट्स हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि जुवेनाइल्स जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं उसके जो केसेस हैं, उसके जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो जुवेनाइल्स हैं ये क्राइम भी इतने खतरनाक, इतने हीनस कर रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जुवेनाइल है, ये बच्चे का दिमाग है, लग ही नहीं रहा, ठीक है। ये पूरी सोची समझी एक अडल्ट की जैसे क्राइम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि भाई बच्चे हैं, चाहे कितना भी हीनस क्राइम करें, लेकिन ये बच्चे अल्टीमेटली एक बच्चा है और यहाँ पे रिफॉर्म हमको इनको करना चाहिए, नहीं तो आगे भी ये और ज्यादा खतरनाक क्राइम्स कर सकता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है कि जुवेनाइल्स को अगर हम अडल्ट्स की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका रिहैबिलिटेशन कभी नहीं हो पाएगा, इसका रिफॉर्मेशन कभी नहीं हो पाएगा और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेगा। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि ये जुवेनाइल ने जो क्राइम किया है वो किसी अडल्ट से कम नहीं है, ठीक है, जो कोई अडल्ट क्राइम कर सकते हैं ना उससे कम नहीं है, तो इसीलिए इसको एज एन अडल्ट ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, जो कि ये बोलता है कि जो बच्चे हैं 16 ईयर्स से कम के, जो बच्चे हैं उनको थोड़ा लीनियंसी के साथ ट्रीट किया जाए, उनका जो हम उनके ऊपर सजा वगैरह देंगे, जो भी करेक्शन सेंटर में भेजेंगे, उसका एम होना चाहिए रिफॉर्मेशन, ओके, ना कि जस्ट पनिशमेंट। तो जो भी बच्चा लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में है, जिसको जुवेनाइल ऑफेंडर कह रहे हैं, तो जुवेनाइल ऑफेंडर कौन होता है, वो बच्चा जो लॉ के वायलेशन में है,
ठीक है। अगर आप उसको एक अडल्ट की तरह पनिशमेंट दोगे, तो क्या होगा, वो और हार्डन हो जाएगा और डीह्यूमनाइजिंग कंडीशंस में वो पहुंच जाएगा और वहां से और बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेगा। तो अगर हम अडल्ट प्रिजन्स में बच्चों को भेजेंगे, ये बच्चे जिन्होंने कोई बहुत बड़ा हीनस क्राइम किया। अच्छा, हीनस क्राइम क्या होता है? हीनस क्राइम मतलब बहुत ही खराब क्राइम। इसकी एक डेफिनेशन है लॉ में, जिस क्राइम की सजा 7 ईयर्स से ज्यादा होती है। ओके, तो ये इस तरह का कोई हीनस क्राइम अगर किसी ने किया है और वो 16 ईयर्स से कम है, अगर आप उसको अडल्ट पर्सन के साथ रहोगे तो उनका रिहैबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन सोसाइटी में कभी नहीं हो पाएगा, ये मानता है एक स्कूल ऑफ थॉट। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है हमें पता है। हमारे जेल्स में किस तरह की वारदातें होती हैं हमें पता है। जेल्स के अंदर क्राइम्स, टॉर्चर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में कहा भी था कि जेल्स का रिफॉर्म होना चाहिए, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात की थी, क्योंकि आज भी हमारे जेल्स में कस्टोडियल वायलेंस, अब्यूज, टॉर्चर बहुत होता है। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी होगी क्रिमिनल जस्टिस, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन रहती है जेल्स के अंदर। ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस में कैसे काम करते हैं, कैसे लोग सरवाइव करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है देखना। और ये मेजोरिटी जो है जेल पॉपुलेशन अंडर ट्रायल है। तो ऐसे में अगर एक बच्चे को आप यहाँ पे, जो बच्चा यानी कि 18-16 ईयर्स से कम का, अगर उसको आप यहाँ पे भेज दोगे तो वो तो वहाँ सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। और अगर सरवाइव कर लेता है तो रिहैबिलिटेशन तो उसका कभी नहीं हो पाएगा, वो और स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल बन के ही निकलेगा। तो यहाँ पे जो लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, ये एक ब्लैंकेट बैन डालता है कि जो बच्चे हैं 16 ईयर्स से कम के, स्पेसिफिक एज से कम के, उनको यहाँ पे जो है क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो क्रिमिनल कोर्ट का पास ये पावर ही नहीं है, ये ब्लैंकेट बैन डाल दिया गया है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि अगर कोई बच्चा जो 16 से कम का एज का है लेकिन वो इतने हीनस क्राइम कर पा रहा है, तो उसमें सफिशिएंट मेच्योरिटी होगी ना। तो आप उसके ऊपर ब्लैंकेट इम्यूनिटी उसको कैसे दे सकते हो क्रिमिनल प्रोसेस से? ठीक है। आप उसको कैसे प्रोसिक्यूट, ट्राई या पनिश नहीं कर सकते हो। तो ये जो है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली इंक्वायरी बनाए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बनाए, ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी सबूत हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे जुवेनाइल्स ने बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही मैच्योरली कोई क्राइम को हैंडल किया, कोई क्राइम को यहाँ पे अंजाम दिया है। जैसे कि आपको पता होगा दिसंबर 2002 का जो निर्भया रेप केस था, उसमें जो जो विक्टिम थी, उनके पेरेंट्स का यही कहना था कि भाई हमारी बेटी के साथ जो हुआ है वो एक जुवेनाइल ने किया है। लेकिन वो जुवेनाइल का आप मेंटल स्टेट समझो, ये अडल्ट से बहुत ऊपर है, इस तरह के साथ कोई कैसे क्राइम कर सकता है? तो कुल मिलाकर यही कहना है। इस केस में भी यही कहना था, निर्भया केस में भी, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बहुत आवाज उठी थी, बहुत डिबेट्स हुई थी कि जुवेनाइल जो है उसको केस बाय केस बेसिस पे ट्रायल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जुवेनाइल है, कोई बच्चा है जो 16 ईयर्स का है, तो उसने कुछ भी कर दिया, उसको बस आप प्यार से समझा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे किसी का भी कंडक्ट जो है उसको देखते हुए केस बाय केस बेसिस पे हमको काम करना चाहिए। ओके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 2015 का जो ये अमेंडमेंट हुआ ना, उसी में ये 2012 का जो केस हुआ था निर्भया रेप केस, उसी के बाद ये 2015 में अमेंडमेंट हुआ कि पहले जुवेनाइल 18 ईयर्स तक का माना जाता था, उसके बाद 16 कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बद्रीनाथ केस था 2000 में, ईयर 2000 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक चांस था कि इसका जो स्कोप है इसको थोड़ा सा वाइडन कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ भी गलत नहीं है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, सब ठीक है। ठीक है। अगर चाहती सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे जुवेनाइल ऑफेंडर को केस बाय केस असेसमेंट के थ्रू पता लगा सकती थी कि इसको एज एन अडल्ट ट्रीट करना है या फिर एज अ जुवेनाइल ट्रीट करना है। ठीक है। तो काफी बार हमने देखा है कि जुवेनाइल जस्टिस लॉ जो है, ये जुवेनाइल ऑफेंडर को, चाहे वो उसमें कितनी ही मेच्योरिटी हो, उसको करेक्शनल होम में भेज देता है रिफॉर्म के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, और वो कभी उन चीजों को फेस ही नहीं करता जो उसको फेस करनी चाहिए। ओके। तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है ये प्रॉपर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये मांग उठती है कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ों को इस चीज़ों को ऑब्जर्व करे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ऑब्जर्व करे और फिर ये डिसीजन ले कि ऐसा कोई प्रॉपर लॉ बनाए जिसमें हम जुवेनाइल, जो डेलिक्वेंट जुवेनाइल्स हैं, उनको केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड कर सकें कि इस पर्सन को एज ए जुवेनाइल ट्रीट करना है या एज एन अडल्ट ट्रीट करना है। इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट हों, ठीक है, रैशनल्स हों। उस बेसिस पे ही हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्चुअल में जस्टिस सिस्टम रहेगा। ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल। इसमें जुवेनाइल की डेफिनेशन जो है वो अब 16 हो गई है, 18 नहीं है। ओके। और जुवेनाइल वो पर्सन है जिसने एक पर्टिकुलर एज अभी तक अचीव करी नहीं है,
16 ईयर्स का वो हुआ नहीं है और इसीलिए उसको एज एन अडल्ट ट्रायल नहीं किया जा सकता। ओके। और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है वो जुवेनाइल्स जो किसी एंटी सोशल या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आज का आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग सी सैट। ठीक है, सी सैट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर 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 से करना। और देखो आज हमने एक टॉपिक देखा ना, टॉपिक था हमारा वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाला। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? हमारी त्रिपुरा में। तो मुझे आप बताना कि त्रिपुरा से किस किस और दूसरे स्टेट की बाउंड्री लगती है, कौन कौन से और स्टेट्स हैं जो त्रिपुरा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, तभी आपकी परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगी, तभी आप जो भी चीज करोगे वो रिटेन कर पाओगे। ओके। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी कर लो एंड कॉमेंट करना मत भूलना। दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।